एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान अपनी पत्नी सुधा और अपने 10 वर्षीय बेटे मोहन के साथ रहता था। रमेश एक ईमानदार और मेहनती किसान था। वह दिन रात मेहनत कर खेतों में काम करता, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी। वह हमेशा अपनी पत्नी और बेटे के लिए अच्छा जीवन देने का सपना देखता था। एक दिन रमेश सुबह जल्दी उठता है और अपनी पत्नी से बात करता है। सुधा, सूरज चढ़ आया है, मैं खेत जा रहा हूँ, तुम मोहन का ध्यान रखना। हाँ, मैं देख लूंगी। तुम जाओ और हाँ, शाम को आते समय दुकान से थोड़ी शक्कर लेते आना, घर में खत्म हो गई है। ठीक है सुधा, मैं खेत में बहुत मेहनत करूंगा, शायद इस बार अच्छी फसल हो जाए। रमेश बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ता है। सुधा घर के आंगन में बैठी थी। वह अपने पति के खेत जाने के बाद गांव के सेठ रघुवीर के आने का इंतजार करती है। सेठ रघुवीर गांव का सबसे अमीर और लालची आदमी था। वह हमेशा गरीबों का शोषण करता था। सुधा का सेठ से चोरी छिपे मिलना जुलना होता था। सुधा घर के बाहर बैठी थी। उसे दूर सेठ रघुवीर की कार आती दिखाई देती है। वह चौकन्नी हो जाती है और इधर उधर देखती है कि कहीं कोई उसे देख न ले। सेठ रघुवीर अपनी चमकती हुई कार से उतरता है और इधर उधर देखता है। सुधा, ओ सुधा। सेठ जी धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा तो बदनामी हो जाएगी। बदनामी की चिंता मत करो सुधा, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस तुम कहो तो रमेश को इस गांव से ही निकलवा दूं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करिए, बस मेरे लिए थोड़ा धन और आभूषण लाते रहिए। सेठ रघुवीर अपनी जेब से एक छोटा सा लाल रंग का रुमाल निकालता है, जिसमें सोने की अंगूठी और चांदी की पायल होती है। सुधा की आंखें चमक उठती हैं। वह पायल को हाथ में लेकर निहारने लगती है। ओहो सेठ जी, आप तो दिल जीत लेते हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा मेरी रानी, बस तुम रमेश को इसी तरह बेवकूफ बनाकर रखो। सुधा हंसती है और सेठ रघुवीर को अंदर ले जाती है। दोनों चोरी छिपे बातें करते हैं। उसी समय पड़ोस की महिला गंगा खिड़की से यह सब देख लेती है। गंगा का मन क्रोध से भर उठता है। उधर रमेश खेत में खड़ी मेहनत कर रहा था। गर्मी में उसके माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह रुका नहीं। वह सोच रहा था कि इस बार अच्छी फसल होने पर वह अपनी पत्नी को नई साधी और बेटे के लिए खिलौने लाएगा। हे भगवान, इस बार मेरी मेहनत रंग ला दे, मेरी सुधा और मोहन बहुत खुश होंगे। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठता है। तभी गांव का चरवाहा वहां से गुजरता है। अरे रमेश भैया, इतनी धूप में अकेले काम कर रहे हो? क्या करूं भाई, परिवार के लिए करना ही पड़ता है। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिर चरवाहा अपने रास्ते चला जाता है। रमेश फिर से खेत में लग जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी उसके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही थी। उधर गंगा, जो सुधा और सेठ रघुवीर को साथ में देख चुकी थी, वह रमेश के पास पहुंचती है। रमेश भाई, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ गंगा बहन, बोलो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह बात बतानी चाहिए या नहीं, पर मैंने आज सुधा को सेठ रघुवीर के साथ देखा। वे दोनों बहुत नजदीक थे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? सुधा तो घर पर थी। हाँ, वह घर पर ही थी, लेकिन सेठ रघुवीर तुम्हारे घर पर ही आया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। रमेश का चेहरा फक पड़ जाता है। उसका दिल बैठने लगता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे सकती है। वह जल्दी जल्दी अपना हल छोड़कर गांव की ओर दौड़ पड़ता है। रमेश जब घर पहुंचता है तो वह देखता है कि सेठ रघुवीर की कार घर के पास से जा रही थी। उसके मन में संदेह और अधिक गहरा हो जाता है। वह घर के अंदर जाता है और देखता है कि सुधा बहुत खुश नजर आ रही थी। रमेश का दिल टूट जाता है। सुधा, ये क्या हो रहा है? अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? रमेश का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से पूछता है, सुधा, तुमने मेरे साथ ये विश्वासघात क्यों किया? मैंने तुम्हें हर सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। रमेश, मेरी बात सुनो। मैं रमेश बिना कुछ सुने गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। अब उसका विश्वास टूट चुका था। गर्म दोपहर का समय, रमेश गांव की गलियों में निःशब्द सा चल रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी, जिसे वह अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था, उसने उसे धोखा दिया था।
इसके बाद रमेश गांव के किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी गांव के एक पंडित लक्ष्मी नारायण वहां से गुजरते हैं। पंडित जी रमेश को इस हालत में देख चौंक उठते हैं। अरे रमेश बेटा, क्या हुआ? तू इस हालत में क्यों बैठा है? पंडित जी, मेरी सुधा, उसने मुझे धोखा दिया। ठीक से बता बेटा, क्या बात हुई? पंडित जी, मेरी पत्नी का गांव के सेठ रघुवीर के साथ संबंध है। जब मैं खेत में मेहनत कर रहा था, तब वह उसके साथ घर में थी। बेटा, ये दुनिया बड़ी निर्दयी है, पर तुझे धैर्य रखना होगा। अपने बेटे मोहन के लिए तुझे मजबूत बनना होगा। एक धोखेबाज औरत के लिए अपने जीवन को बर्बाद मत कर। रमेश पंडित जी की बातों को ध्यान से सुनता है, पर उसका मन अब भी बेचैन था। वह उठकर घर लौटने का फैसला करता है। सूरज अस्त होने को था। रमेश भारी कदमों से अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वह घर में दाखिल होता है, वह देखता है कि सुधा आराम से बैठी थी और मोहन खेल रहा था। अरे रमेश, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। हाँ सुधा, बहुत थक गया हूँ, बस बहुत थक गया हूँ। रमेश की आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। वह बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। सुधा को उसका व्यवहार अजीब लगने लगता है। वह उसके पीछे पीछे जाती है। क्या बात है रमेश, तुम इतने चुप क्यों हो? सुधा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सुधा को रमेश की बात सुनकर एक पल के लिए घबराहट होती है, लेकिन वह संभल जाती है। ये क्या सवाल है? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हें सेठ रघुवीर के साथ। सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह इधर उधर देखने लगती है, लेकिन कुछ कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाती। रमेश का गुस्सा अब फूट पड़ता है। क्यों किया तुमने ये सब? मैंने तुम्हें और मोहन को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत की, तुम्हारी खुशी के लिए अपना खून पसीना बहाया, और तुमने? सुधा अपने घुटनों के बल गिर जाती है और रमेश के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो रमेश, मुझसे भूल हो गई। मुझे लालच ने अंधा कर दिया। मैंने सेठ की दौलत के लालच में ये सब किया। रमेश सुधा को हाथ से हटाता है और मोहन को अपने पास बुला लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। सुधा, तुम्हारे लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं बची। तुमने न सिर्फ मेरा विश्वास तोड़ा, बल्कि हमारे बेटे का भविष्य भी दांव पर लगा दिया। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रमेश मोहन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। सुधा पीछे से उसे रोकने का प्रयास करती है, पर वह नहीं रुकता। गांव के लोग रमेश को इस हालत में देखकर उसके पास आते हैं। रमेश भाई, क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों हो? हाँ भाई, सब ठीक तो है ना? रमेश फूट फूट कर रोने लगता है। वह सबको अपनी आप बीती बताता है। गांव वाले उसकी स्थिति सुनकर दुखी हो जाते हैं। अरे, उस सेठ रघुवीर को तो सबक सिखाना पड़ेगा। उसने न जाने कितने गरीबों को लूटा है। इतना कहकर वे सब वहां से चले जाते हैं। रात हो गई थी। रमेश गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में अपने बेटे मोहन के साथ बैठा था। मोहन अपने पिता की गोद में सिर रखकर लेटा था। वह मासूमियत से पूछता है, बाबा, माँ हमारे साथ क्यों नहीं आई? बेटा, माँ अब हमारे साथ नहीं रह सकती। बाबा रोते नहीं, हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। मैं बड़ा होकर आपको खुश रखूंगा। रमेश अपने बेटे को गले लगा लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वह ठान लेता है कि अब वह अपने बेटे के लिए जिएगा। अगली सुबह रमेश के जीवन में अंधेरा छाया हुआ था। कल रात के आंसुओं और जागने का असर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन उसके गोद में सोया हुआ था। तभी गांव के पंडित लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करने आते हैं। वे रमेश को वहां बैठे देखकर रुक जाते हैं। बेटा रमेश, तू यहाँ क्यों बैठा है? सब गांव वाले तेरी चिंता कर रहे हैं। पंडित जी, अब मेरे लिए गांव में कुछ नहीं बचा। मेरी पत्नी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं अब गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। बेटा, भागने से समस्याएं हल नहीं होती। तुझे अपने बेटे के लिए लड़ना होगा। वह मासूम है। उसकी आंखों में तेरा ही प्रतिबिंब है। क्या तू उसे लेकर यूं ही भटकता फिरेगा? नहीं पंडित जी, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मैं अपने बेटे के लिए जीऊंगा। मैं मेहनत करूंगा, अपने पसीने से उसकी किस्मत को संवार दूंगा।
पंडित जी रमेश के हौसले को देखकर मुस्कुराते हैं। बेटा, यही हिम्मत तुझे जीत दिलाएगी। अब तू उठ और अपने बेटे का भविष्य संवारने में लग जा। रमेश पंडित जी से विदा लेता है और मोहन को गोदी में उठाकर मंदिर से निकल पड़ता है। गांव में हुई इस बेइज्जती के कारण वह गांव छोड़ देता है। रमेश के गांव छोड़ने के बाद गांव में सुधा की हालत बिगड़ने लगती है। वह गांव के कुएं पर पानी भरने जाती है। गांव की महिलाएं वहां पहले से मौजूद होती हैं। जैसे ही सुधा वहां पहुंचती है, औरतें फुसफुसाने लगती हैं। अरे देखो देखो, ये वही सुधा है जिसने अपने मेहनती पति को धोखा दिया था। कितनी बेशर्म है, अब भी गांव में मुंह दिखा रही है। हाँ रे, इतनी बड़ी पापिन को तो गांव से निकाल देना चाहिए। सुधा सबकी बातें सुनकर झेंप जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह जल्दी से पानी भरती है और वहां से आने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे सेठ रघुवीर मिलता है। क्या हाल बना लिया है तूने सुधा? अब तो तेरा पति भी तुझे छोड़ गया। सेठ, सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगी। सुधा की आंखों में पश्चाताप था, लेकिन अब उसे गांव वालों की नफरत झेलनी पड़ रही थी। उधर रमेश अपने बेटे मोहन के साथ गांव से दूर एक नए गांव में पहुंचता है। वहां वह एक जमींदार के यहाँ पहुंचकर काम मांगता है। काम मिलने के बाद वह एक खेतीहर मजदूर के रूप में काम करने लगता है। वह दिन भर धूप में काम करता और रात को एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन को अपने सीने से लगाकर सुलाता। एक दिन खेत का मालिक रमेश से बात करता है। अरे रमेश, तू तो बहुत मेहनती आदमी है। अगर तू इसी तरह काम करता रहा तो मैं तुझे अपने खेत का एक हिस्सा किराए पर दे दूंगा। सच में मालिक जी? ठीक है, फिर मैं आपके खेत को ऐसे जोतूंगा जैसे वह मेरा अपना हो। मालिक मुस्कुराकर रमेश का हौसला बढ़ाता है। उधर गांव में सेठ रघुवीर की करतूतों का पर्दाफाश होता है। गांव वालों को पता चला कि वह न सिर्फ रमेश का शोषण किया, बल्कि कई गरीब किसानों की जमीन पर भी जबरन कब्जा किया था। गुस्साए गांव वालों ने पंचायत बुलाई। यह सेठ रघुवीर हमारा खून चूस रहा है। इसने न जाने कितने गरीबों की जमीन कब्जे में कर ली। इसे गांव से निकाल देना चाहिए। अगले दिन मुखिया और सभी गांव वाल सेठ रघुवीर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर पुलिस को सौंप देते हैं। यह देखकर सेठ बुरी तरह घबरा जाता है। अरे, पूरा गांव एक साथ हो गया है। अब इनके सामने मेरी एक नहीं चलेगी। वह सारे अवैध जमीन के कागज गांव वालों को लौटा देता है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। सुधा को भी उसकी सजा मिलती है। उसे भी गांव से निकाल दिया जाता है। अब वह जहां तहां भटकती रहती है। कुछ साल बाद रमेश अब एक सफल किसान बन गया था। मोहन अब बड़ा हो गया था और पढ़ाई में बहुत होशियार हो गया था। एक दिन मोहन खुशी खुशी स्कूल से लौटकर घर आता है। बाबा, आज मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ। आज तेरी खुशी देखकर मेरी सारी मेहनत सफल हो गई बेटा। अब बस तू ठीक से पढ़ाई करते रहना। हाँ बाबा, मास्टर जी ने कहा कि अगर मैंने और मेहनत की तो मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी। बेटा, मैं चाहता हूं कि तू बहुत बड़ा आदमी बने और मैं तुझ पर बहुत गर्व करूं। रमेश की आंखों में संतोष के आंसू थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने बेटे के लिए सही रास्ता चुना था। उधर सुधा गांव छोड़ने के बाद उसका बुरा हाल था। सेठ रघुवीर के साथ उसके सभी संबंध टूट चुके थे। वह भूखी प्यासी गांव के पास वाले जंगल में भटक रही थी। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने अपने सच्चे और ईमानदार पति का दिल तोड़ दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हे प्रभु, मुझे एक बार मौका दो। मैं रमेश से माफी मांगना चाहती हूँ। सुधा अपने अपराध बोध में जल रही थी। वह ठान लेती है कि वह रमेश से माफी मांगने जाएगी, भले ही वह उसे माफ करे या ना करे। फिर एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे दूर से एक महिला उसकी ओर आती दिखाई देती है। उसके कपड़े काफी गंदे थे और चेहरा काफी थका हुआ था। जैसे ही वह पास आती है, रमेश उसे पहचान लेता है। सुधा धीरे धीरे रमेश के पास पहुंचती है और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। रमेश उसकी ओर ठंडी निगाहों से देखता है। उसके चेहरे पर क्रोध और दर्द का भाव था। सुधा, तुम्हें माफ कर दूं? जब मैं दिन रात मेहनत करता था तो तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी।
तुम्हारी वजह से मैं और मेरा बेटा दर दर भटके। सुधा रमेश के पैरों में गिर जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ रमेश, मैंने पाप किया, लेकिन अब मैं सच में बदल गई हूँ। मैं तुम्हारे और मोहन के बिना नहीं जी सकती। मुझे एक बार माफ कर दो। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू में रखता है। सुधा, माफी मांगने से घाव नहीं भरते। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अब तुम मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती। सुधा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह एकटक रमेश को देखती है। उसकी आंखों में पछतावे की नदी बह रही थी, लेकिन रमेश ने अपना निर्णय ले लिया था। वह सुधा को अनदेखा कर घर की ओर बढ़ जाता है। सुधा भी रोते रोते वहां से चली जाती है। एक दिन रमेश खेत में काम कर रहा था। तभी मोहन, जो शहर में काम करने चला गया था, अब वापस गांव लौटता है। वह चमकते हुए कपड़ों में था। उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। वह अपने पिता के पास आता है। बाबा, देखो, मुझे बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब तुम्हें खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। रमेश अपने बेटे की सफलता देखकर खुशी से रो पड़ता है। बेटा, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। तूने मेरे संघर्ष को सार्थक कर दिया। इसके बाद वे दोनों घर लौटते हैं। तभी बीच रास्ते में सुधा उनका रास्ता रोक लेती है। जैसे ही रमेश उसे देखता है, उसकी आंखों में एक क्षण के लिए पुराने घाव ताजा हो जाते हैं, लेकिन अब वह शांत था। सुधा रमेश के पास आकर फूट फूट कर रोने लगती है। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया था, लेकिन अब मैं मरने से पहले तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। रमेश उसे भावुक नजर से देखता है। सुधा, तुम्हारे धोखे ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद को और अपने बेटे को संभाल लिया। मैं तुम्हें कैसे अपनाऊं? रमेश, मुझे एक बार माफ कर दो। मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ। अब मैं मर जाऊंगी। रमेश की आंखें नम हो जाती हैं। वह भले ही सुधा से प्यार नहीं करता था, लेकिन उसे दया आ जाती है। बाबा, माफ कर दो। माँ को अपने पापों का एहसास हो गया है। ठीक है सुधा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चलो, अब हमारे साथ ही रहना। सुधा को अब थोड़ी शांति मिलती है कि रमेश ने उसे माफ कर दिया। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद रमेश खेत के मालिक से अपना हिसाब करता है। फिर वे तीनों अपने गांव लौटते हैं। गांवों पहुंचकर रमेश गांव वालों को सारी बात बता देता है। गांवों वाले रमेश के परिवार को अपना लेते हैं। इसके बाद रमेश खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है।